चलिए, आज की जो कक्षा है हमारी, 1 मिनट, कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। 51 शक्तिपीठों का स्मरण करेंगे और हम कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी जो चर्चा है, जो हमने प्रश्न पत्र भेजा, उस पर करें या फिर कारकत्व पर चलें, बताइए। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जी। तो बताइएगा, कारकत्व पर चर्चा करें या फिर हम जो प्रश्न पत्र दिया था उस पर चर्चा करें। तारकत्व पूरा कर लेते हैं मैम मैम। मैम कार ठीक तत्व ही है, खत्म करते हैं, पूरा करते हैं उसको। ठीक है, पहले कारकत्व पूरा कर लेते हैं, तत्पश्चात बाद में प्रश्न ले लेंगे आप लोगों के। जी। तो चलिए हम कारकत्व पर चलते हैं। जी, तो यहाँ पर कारकत्व को देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि सूर्य प्रथम भाव का, नवम का और दशम का कारक है और क्यों है ये बता दिया गया था। अब आ जाइए दूसरे भाव पर। तो दूसरा जो भाव है उसमें कारकत्व गुरु को दिया गया है। ठीक है, क्योंकि गुरु क्या है, कोषागार है। जहां भी कहीं धन रखा है, कोई कोषाध्यक्ष है, तो कहीं गुरु अच्छा स्थिति में बैठा है। ठीक है, लेकिन गुरु के पास बहुत सारे कारकत्व हैं, जैसे पंचम का कारकत्व है, नवम का कारकत्व है, दशम का कारकत्व है। क्यों है ऐसा, उस दिन कक्षा में भी आपको बताया गया था, क्योंकि पंचम स्थान जो है वो विद्या का है। जब व्यक्ति माता के आंचल से, मतलब जो बालक है माता के आंचल से समाज से जुड़ता है, निकल करके स्कूल जाता है, तो हम वो पंचम भाव से देखते हैं। ठीक है, तो पंचम भाव ज्ञान का है और नवम भाव जो है वो हमारे पूर्वजों का है, हमारे धर्म का है। तो धर्म को भी हम गुरु से देखते हैं। तो जो द्वितीय भाव धन के कारण और पंचम भाव ज्ञान के कारण और नवम भाव ज्ञान और धर्म के कारण, हमारे धर्म के कारण, हमारे पूर्वजों के भाव के कारण जो है कारकत्व दिया गया गुरु को। फिर हम देख रहे हैं दशम भाव को। दशम भाव में हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ मतलब गुरु इसको चलाता है, क्योंकि ये हमारी सामाजिक जो ये वाला भाव है ना, दशम भाव, ये हमारे खुद के कर्म द्वारा स्थापित हमारे व्यक्तित्व का भाव है। कि हम जो जो इच्छा है और उसके लिए जो हम कर्म करके अपना व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपना विकास विकास करके अपनी एक सामाजिक स्थिति को स्थापित करते हैं, उसका यह भाव है। तो वहां गुरु के बिना काम नहीं चल सकता। तो यह कार्य भी जो यहाँ का कारकत्व भी गुरु को दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा 5 भावों को गुरु का कारकत्व प्रधान है, लेकिन पंचम भाव में गुरु को कार को कहते हैं ना, जीव कारक ग्रह है, और कार को भावनाशय सूत्र यहाँ पर लागू होता है। हालांकि मतांतर से कुछ लोग मतभेद मानते हैं, लेकिन पंचम में बैठा हुआ गुरु वैवाहिक जीवन, क्योंकि पंचम भाव जो है कहते हैं ना, ससुराल का भी है, प्रेम संबंधों का भी है। तो यहाँ पर हालांकि कारक है यहाँ का, लेकिन अच्छा फल नहीं देता। गुरु यहाँ पर निष्फल एक है। ठीक है, तो एक यहाँ प्रश्न पर है ये मैम। सूत्र। हाँ जी, पूछ लीजिए। अभी आपने नवे भाव में जो गुरु है, जो नवे भाव का जो बताया, धन और ज्ञान दोनों बताया। तो फिर नहीं, धन नहीं, ये जो धर्म, धर्म और ज्ञान, धर्म और ज्ञान। तो ये पांचवे और नवे में अंतर कैसा करेंगे, ज्ञान ज्ञान में? सुनिए ना, नवम भाव धर्म, धन नहीं, धर्म और
धर्म का है और पूर्वजों का है, क्षमा कीजिए, धर्म धर्म का है नवम भाव और पूर्वजों का है। और पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, हमारी विद्या का है, हमारे पुत्र पौत्र सुख का है। गुरु के बिना संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर गुरु शुभ नहीं है, गुरु त्रिक भाव में चला गया, गुरु जो है कोई पितृ दोष तगड़ा बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की तो पूजा जप तप कुछ फलित ही नहीं होगा, उसे तो उससे भी लाभ नहीं होगा। और यहाँ पर गुरु बैठ गया तो गुरु संतान तो दे देगा, लेकिन संतान और पत्नी से बाद में बिछो करा देगा। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि व्यक्ति साथ नहीं रह पाएगा, या मतभेद बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ शुभ फल नहीं देते गुरु, क्योंकि गुरु को पंचम में निष्फल कहा गया। ठीक है, अब जहां तक एक आपका जो प्रश्न था उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। पंचम भाव हमारे पौत्र सुख का है, पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, तो इसलिए यहाँ गुरु को कारकत्व दिया गया। नवम भाव हमारे धर्म का है और हमारे पूर्वजों का है। पूर्वजों को भी बड़ों को भी हम गुरु से देखते हैं। गुरु क्या है? बड़ा, हमसे जो बड़ा है। ठीक है, हमारी जो पूर्वज हैं, जो हमारी पीढ़ी है, वंश परंपरा से जो चली आ रही है, उसको भी हम यहाँ गुरु से देखेंगे। गुरु को कारकत्व दिया गया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव में, तो यहाँ धर्म का प्रतीक है गुरु और हमारे पूर्वजों का प्रतीक है, अतः उसको कारकत्व दिया गया है। यहाँ तक क्लियर महोदय? नवे भाव से अपन ये धर्म को देखते हैं, पूर्वजों को देखते हैं, तो पूर्वजों को देखने से जातक को क्या फायदा होगा उससे? देखते तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों का भाव है। हम अपने पूर्वजों को अगर कोई अपने पूर्वजों की बात करेगा तो हम उसके नवम भाव को देखेंगे, फिर उसके गुरु की स्थिति को देखेंगे। मैं समझी नहीं आप क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं, आप क्या नहीं समझ पा रहे? नवे भाव को ये पूर्वजों का बता रहे हैं, तो पूर्वजों का जातक को अपन बताएंगे, तो उससे जातक को क्या फायदा होगा? जैसे बाकी के भाव से अपन जातक को क्या बाधा फायदा हो ये रही है, होगा, क्या कैसे अगर फायदा होगा? देखिए भाग्य का भाव भी है, बिना गुरु के भाग्य कैसे बनेगा? बिना ज्ञान के भाग्य नहीं बन सकता, बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के भाग्य नहीं बन सकता, बिना धर्म संचित किए भाग्य नहीं बन सकता। हमारा संचित धर्म का भाव है ये, तो वही तो भाग्य भाव है। हम बिना ब्लेसिंग्स के कर सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति कोई काम अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध करेगा तो कहीं ना कहीं माता पिता का अगर कहीं मन दुख गया, कहते हैं माता पिता का और गुरुजनों का कभी शाप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भूले से भी उनके मुंह से कोई बात निकल गई तो वो सच हो जाएगी। क्यों सच हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने वास्तव में हमें पालन पोषण किया है, हमें ज्ञान दिया है हमारे गुरुजनों ने, तो उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। और हमें शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी संबंध में पागल बनो, पागल बनने के लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन जो शास्त्र कहता है उसको भी हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पर नवम भाव को आपने कहा कि क्या फायदा होगा? अरे भाई, व्यक्ति का संचित धर्म है ये, संचित धर्म से भाग्य का निर्माण होता है। धर्म तो पता है आपको, अपने कर्तव्य को पूरे डिवोशन के साथ, अपनी ड्यूटी को कर्तव्य को फॉलो करना, दैट इज धर्म। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म है आप अपने कर्तव्य का पालन एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, या जो जिस जो भी आपके आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप कर पा रहे हैं, तो दैट इज धर्म। तो हम यहाँ पर धर्म को देखेंगे, पिता को देखेंगे, पूर्वजों को देखेंगे, और अपने संचित कर्म द्वारा जो धर्म स्थापित किया है यानी भाग्य को देखेंगे, क्योंकि बिना भाग्य के भी नहीं होगा। तो यहाँ पर गुरु को कारकत्व दिया गया। इज इट क्लियर? हाँ मैम, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े जी। हाँ जी मैम। अब हम चलते हैं मंगल की ओर। मंगल क्या है? एक पराक्रम को दर्शाता है। किसी प्रकार का पराक्रम हम देखते हैं, मानो अगर किसी का मंगल कमजोर है या शनि कमजोर है तो वो लड़ाई झगड़े, और लगन भी कमजोर हो गया कहीं जाके तो वो लड़ाई झगड़ा करने में असक्षम होता है। क्योंकि मंगल क्या है? रक्त 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 की प्रधानता है। जब तक शरीर में रक्त नहीं है, बल नहीं है, हम किसी से कैसे लड़ सकते हैं? मंगल भाई का प्रतीक है, मंगल मामा का प्रतीक है, मंगल सेनापति है, और मंगल को तृतीय भाव में कारकत्व दिया गया, यहाँ तक कि छठे भाव में भी दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आप बिना ताकत के लड़ ही नहीं सकते, बिना बंधु बांधवों के लड़ ही नहीं सकते,
बिना भाई के या मामा के सहयोग के आप जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर, मतलब उपलब्धि क्या, मतलब लड़ने के लिए आपके पास ताकत तो होनी चाहिए ना। आप अकेले कैसे लगेंगे? या तो आपका लगन बहुत मजबूत हो, या मंगल कहीं मजबूत स्थिति में, कहीं उच्च राशि में कहीं बैठा हो। मानो दशम भाव में बैठा है तो आप सैनिक हो सकते हैं, अपनी उच्च राशि में बैठा है तो आप एक अच्छे योद्धा हो सकते हैं। लेकिन कारकत्व को अगर हम देखें तो तृतीय भाव में और छठे घर में कारकत्व दिया गया है, क्योंकि तीसरा जो भाव है हमारी भुजा है, हमारे भाई बंधु हैं, और हमारे पराक्रम को दर्शाता है कि हम पराक्रम कैसे कर रहे हैं। और जो छठा घर है वो हमारी प्रतियोगिताओं का है, हमारे कंपटीशन का है, और छठा घर हमारे मामाओं का है। और मंगल का अपना जो हम कारकत्व देखते हैं वो भाई बंधुओं से भी देखते हैं, यानी भाई का कारक है, मामा का कारक है। ठीक है, ग्रह का अपना कारकत्व होता है। और यहाँ पर जो बैठे जो भाव है, भावों के कारकत्व ग्रह की चर्चा हो रही है। तो छठे घर में मंगल को कारकत्व है, क्योंकि बिना मंगल या मतलब के हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे अंदर रक्त ही नहीं है, बल ही नहीं है, तो हम क्या लड़ेंगे? भाई बंधु नहीं है तो हम क्या लड़ेंगे? हमारी भुजा में ताकत नहीं है तो हम क्या लड़ेंगे? तो इस प्रकार से तीसरे और छठे घर में मंगल को कारकत्व दिया गया है। छठे घर में भी शत्रुहंता योग बनाता है मंगल, लेकिन डिपेंड करता है मंगल की पोजीशन पर भी। यहाँ सिर्फ कारकत्व की चर्चा हुई है कि इस घर को चलाने वाले मंगल और शनि, शनि को भी कारकत्व है और मंगल को भी। और इसी प्रकार तीसरे घर में मंगल को कारकत्व प्रदान है। आगे चलें। चौथे भाव में कारकत्व चंद्रमा को है। चंद्रमा क्या है? मन है, माता है, ठीक है, दुग्धपान है, सुख है। मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न। सुख और दुख का क्या परिभाषा है? सुख की परिभाषा है जब सब कुछ अपने मन के अनुरूप है, वही सुख है। जब सब कुछ अपने मन के प्रतिकूल है, वही दुख है। तो मन का कारक है चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर मन प्रसन्न है तो सब हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं। तो सुख भाव जो है, चौथा भाव, आपको भावों के नाम याद करने को कहे गए थे। तो चौथा भाव सुहृत का है। सुहृत माने सुख का, एक तरह से माता का सुख, दुग्धपान का सुख, माता के आंचल का सुख। ठीक है, माता के बिना एक बच्चे की क्या स्थिति होती है आपको पता ही होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर कारकत्व है। इसके साथ बुध को भी लिया गया। क्यों? बुध से हम प्रसन्नता देखते हैं, बुध से हम देखते हैं कि वो, जैसे हम कहते हैं ना, अगर किसी का बुध अच्छा, किसी कन्या का बुध अच्छा, तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और किसी कन्या का बुध पीड़ित है तो समझ लो वो खुद तो दुखी है ही, बहन बहू बेटी उस घर की जो भी स्त्री वर्ग है वो कष्ट कष्ट पीड़ित ही रहे होंगी। मतलब बुध जो रिप्रेजेंट करता है किसी महिला को, पुत्र को, पुत्री को, सॉरी, पुत्री को, बहन को, बहू को, बेटी को, बुआ को, मौसी को, किसी भी फीमेल को। ठीक है, तो अब बुध पीड़ित है अगर किसी की कन्या की कुंडली में, वह स्वयं तो दुखी रहेगी, उसके साथ जो जुड़ी हुई अन्य बुआ मौसी या इत्यादि, उनका जीवन भी ऐसा ही रहेगा। तो लेकिन इसलिए बुध को सुख का कारक कहा गया है। अगर किसी का बुध प्लैनेट अच्छा है या बुध की दशा आ रही है और अच्छी स्थिति में है, तो विवाह हो जाएगा कन्या का। और साथ में हम बुध को ये भी देखते हैं कि अगर बुध अच्छा है कन्या का, तो समझ लो उसे वैवाहिक जीवन का सुख भी लगभग प्राप्त होगा, वो प्रसन्न रहेगी अपने वैवाहिक जीवन में। अब चौथा घर जो है वो सुख का है। तो क्योंकि सुख की बात हो रही है, और सुख और सौभाग्य स्त्री का पति और संतान से होता है, घर से भी होता है, क्योंकि वह घर सुखी है जहाँ पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, तो एक संपन्न और सुखी परिवार कहा जाता है। तो बुध को हम यहाँ देखते हैं। दूसरा, ये जो चौथा घर है, माता ही नहीं मातृभूमि को का भी है। जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, उसका भी भाव है। या किसी के कोई कृषि कार्य करता है, कृषि है किसी के पास, तो बुध हरियाली से प्रतीक है, मतलब कि हम वहां पर हरियाली, खुशी, संपन्नता इत्यादि को देखते हैं। ठीक है, केवल मन से ही तो प्रसन्न हूँ, भाग और भी तो चीजें देखी जाती है ना। तो बुध को भी यहाँ कारकत्व दिया गया। हालांकि आधुनिक विद्वान तो शुक्र को भी मानते हैं, लेकिन चंद्रमा और बुध को तो पुस्तकों में आपको बहुत मिल जाएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? समझ में आ रहा हो तो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा ये चौथा भाव संपन्न हो गया। अब हम पंचम भाव में देख लेते हैं। हमको बताया गया अभी अभी कि जो गुरु है उसको कारकत्व प्रधान 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 है, किंतु पंचम भाव में गुरु को यहाँ दोष लगा हुआ है कि पंचम भाव में जो गुरु है ना वो निष्फल है। अगर यहाँ पर कारक 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 होकर, कारक तो है ही, लेकिन कारक होते हुए भी अगर इस भाव में बैठ जाएं तो अच्छा फल नहीं देंगे, फल में न्यूनता ला देंगे। इसे कह सकते हैं कि चिराग तरे अंधेरा भी कह सकते हैं। जैसे कि गुरु सबके लिए कर रहा है, जहां जहां प्रकाश जा रहा है वहां वहां संपन्नता है, लेकिन जहां वो बैठा है तो भाव की हानि करेगा। और यह दोष सबसे ज्यादा पंचम भाव को लगेगा। दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं कि भाई गुरु की दृष्टि आ रही है तो आहा हा क्या फल है, और दृष्टि को हम विशेष महत्व देते हैं क्योंकि जो सप्तम दृष्टि होती है 180 डिग्री पर होती है किसी भी ग्रह की। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु की दृष्टि जा रही है तो संपन्नता ही है। तात्पर्य यह है कि मानो किसी के पास कुछ भी नहीं था, वो सड़क पर था व्यक्ति, लेकिन गुरु की दृष्टि अगर उस भाव पर जा रही है जहां पर वो दोष बना हुआ है, तो वहां पर वो व्यक्ति अपने आप को स्टेब्लिश कर लेगा अपने परिश्रम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिना परिश्रम के सफल हो जाएगा। आप जरा भृगु संहिता उठा के देखिए, वहां जगह जगह लिखा है कि संघर्ष करके अपनी राजसी सत्ता को हासिल करेगा या अपना मतलब समाज में दबदबा बना लेगा। मतलब कहने का ये है, जो हम पंचम नवम और सप्तम दृष्टि की गुरु की बात करते हैं, और अगर जहां वो दृष्टि जा रही है वहां बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि खाली मतलब दृष्टि जो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई फ्री फंड में दे देगी। तात्पर्य ये परिश्रम से व्यक्ति जुटा लेगा धन। जहां दृष्टि जा रही है, मानो धन भाव पे जा रही है, तो वह परिश्रम करके अथक प्रयास करके धन भी जुटा लेगा। मानो दशम भाव पे जारी, परिश्रम करके अथक प्रयास करके नौकरी भी पालेगा। जिस जिस भाव पर जारी, लेकिन परिश्रम उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बैठे बैठे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी छठे भाव की ओर। काल पुरुष की कुंडली में ये छठे भाव में ये मंगल और जो शनि को कारकत्व है। पांचवे जी, पांचवे भाव में जो आपने बताया कारको भाव नाशक, ये पांचवे भाव में ज्यादा इफेक्टिव है और बाकी के इसमें गुरु का कारकत्व होते हुए भी कम इफेक्टिव है। इसको अपन कैसे समझेंगे? महोदय इसको हम अध्ययन के माध्यम से समझेंगे। अभी कल परसों मैंने एक गुरु के बारे में डाला था, सप्तम भाव पर चर्चा की थी कि सप्तम में गुरु बैठ जाए तो, गुरु या शुक्र बैठ जाए तो अच्छा नहीं होता। क्योंकि वहां भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ, मतलब कहने का ये है कि वैचारिक मतभेद चलता रहता है। ठीक है, तो वो तो फलित चर्चा का विषय है। हम कैसे समझेंगे? हम तो ये ज्योतिष किसी सीमा पर समाप्त नहीं होता, ये आरंभ तो है, इसका कोई अंत नहीं है। आप इसे प्रतिपल सीखते रहते हैं। फिर मानो आपने पुस्तकें भी पढ़ ली, घोट के भी पी लिया सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी आपको कुंडली पर, प्रति कुंडली पर आप उसको जो है चर्चा करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो अपने अनुभव से सीखेंगे। फिर आप, ये तो आप धीरे धीरे सीखेंगे ना, कि हम इसको कैसे सीखेंगे, हम इसको कैसे देखेंगे। फिलहाल जितना आप सीखते जा रहे हैं उसको समझते चलिए। अब जैसे छठे घर में मंगल को और शनि को कारकत्व दिया गया, ये पूर्व में चर्चा हो चुकी है। शनि जो है, मतलब शनि एक ऐसा प्लेनेट है, शनि को ही कह दो या मंगल को, या तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो फिर बहुत ज्यादा बोलेंगे, या मतलब सामने वाले को अपनी ताकत से परास्त कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जिसका शनि मजबूत है या मंगल मजबूत होकर के यहाँ छठे घर में बैठा है, शत्रुअंता योग बनता है। पर डिपेंड, सारा कुछ डिपेंड करता है लगन की स्थिति पर। अगर लग्नेश कमजोर है तो उतना प्रभाव नहीं रहता। अगर लग्नेश मजबूत है तो ये जो ग्रहों के जो अच्छे फल बताए गए हैं वो और ज्यादा अच्छा फल देने लगते हैं। और अगर लग्नेश कमजोर है और ग्रह मजबूत स्थिति में है, तो उस फल में न्यूनता ला देंगे। और केवल लग्नेश बली है, बाकी सब कमजोर है, तो लग्नेश सहन करता रहेगा, बट उसे वो सहन शक्ति को बढ़ा देगा ईश्वर की वो, मतलब क्योंकि लग्नेश क्या है भाई, आप तो मजबूत है, आपके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि आपने इतनी सारी स्थितियों को सहन करते हुए खुद को स्थापित कर लिया, आप उस जंजाल से निकल पाए। आप, पता नहीं आप कितना
समझे, पर मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि जो मंगल है और शनि है, दोनों को छठे घर में काल पुरुष के हिसाब से छठे घर में कारकत्व है अगर किसी की कुंडली में होते हैं। तो क्योंकि काल पुरुष की कुंडली को लेकर के हम चलते हैं भाव का फल कथन करने के लिए। तो वहां पर अगर मंगल और शनि बैठे हैं तो तात्पर्य ये है कि व्यक्ति शत्रु से दबेगा नहीं, कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर लेगा। पर हाँ, डिपेंड ये करेगा कि मैम मंगल जैसे की स्थिति भी अच्छी हो। मंगल अगर खुद की मंगल राशि में कमजोर है, बैठा हो शनि तो। कमजोर है तो, एक मिनट मैम, मंगल कमजोर है, शनि कमजोर है तो शत्रुहंता योग नहीं बनेगा, और लग्नेश कमजोर है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप पूछिए मैम क्या कह रहे हैं। मैं बोली मंगल अगर खुद की राशि मेष राशि में बैठा है छठवें घर में तो। हाँ, तो भी वही फल देगा। मतलब मतलब शत्रु आपसे जो है हम्म, दब के रहेंगे। अच्छा, खुद की राशि में है तो, और नीच, और अगर नीच का मंगल रहा तो वो नहीं होगा। वो, हाँ, फल नीच का जो है सबसे बुरा माना जाता है। जी मैम, छठवें घर में। नहीं मैम, मंगल तो बैठा है लेकिन और स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी। लगन की कैसी पोजीशन है। हाँ, नीच का है तो उत्तम फल तो नहीं देगा। अच्छा, और उत्तम खुद फल की तो राशि नहीं में रहा देगा। जैसे हाँ, आठ खुद की नंबर की राशि राशि में एक है या नंबर। और किसी राशि में है, देखो नीच का हो जाएगा तो उतना उत्तम फल नहीं देगा। हम्म, समझ रहे हैं ना और आप, खुद मेरा की, नीच हाँ राशि मैं का समझ गई, ग्रह कोई मेष भी राशि अच्छा में फल रहा नहीं तो, देता। मेष राशि में रहा तो अच्छा फल देगा। मेष राशि हाँ, वृश्चिक मेष राशि में रहा तो। राशि में है या किसी अन्य राशि में है। अब वही तो कह हम्म रही हूँ, ग्रहों का बला वाला एक अलग टॉपिक है। हम्म ये तो जब आप सारी चीजें अध्ययन कर लेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, गिनती पहाड़े बढ़ा दिए पर हर सवाल को करने का तरीका अलग है। हम्म तो जब हम फलित चर्चा पे जाएंगे तो हम ग्रहों के बलाबल भी कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि युति संबंधों से ग्रह का बलाबल जानना, उच्च नीच राशि से ग्रह का बलाबल जानना, उसके डिग्री अंश बल से ग्रहों का बलाबल जानना। ठीक है, केंद्र त्रिकोण से बलाबल जानना कि भाई केंद्र का और उसका होकर के बैठा है, उच्च राशि में है, स्वय राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से युत है, शुभ दृष्टि युत है। ठीक है, कितनी डिग्री पर बैठा है, अस्त तो नहीं है कहीं, नीच का तो नहीं है कहीं। बहुत सारी चीजें होती है मैम। वो अगर वो ग्रह मानो आपका जो है पंचम, उम्मल की गुफा। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया माइक बंद कीजिए। जी। अब मानो कोई व्यक्ति आया आपके पास, परेशान है। आप उसकी कुंडली देख रहे हैं, आपको उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। आपको लगा कि हाँ, तो सब ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, ये क्यों परेशान है। फिर आपने उसकी नवमांश कुंडली में वही जाकर के नवमांश में नीच का हो गया, या जो आपको यहाँ लगन में नीच का दिख रहा है नवमांश में जाके नीच का या निर्बल दिख रहा है, और वो ग्रह नवमांश में अच्छी पोजीशन में पहुंच गया, केंद्र त्रिकोण में आ गया, शुभ ग्रहों से युत हो गया, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया, तो बली हो गया किसी प्रकार, तो वो अच्छा फल देगा। अब जैसे मानो हम किसी का लगन चार्ट देखते हैं, कोई कहने आ गया जी, मुझे किसी ने बताया मेरा डाइवोर्स होगा और मेरा तो सप्तम बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ है, वहां पर तो दुष्ट ग्रहों का दृष्टिपात हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। अब हम उसके सप्तम की स्थिति को नवमांश में देखेंगे। अगर नवमांश में उसके सप्तम की स्थिति अच्छी है, नवमांश में क्या देखेंगे कि भाई यहाँ का जो लग्न का स्वामी है नवमांश में किस भाव में बैठा है। अगर नवमांश सप्तम का स्वामी नवमांश में जाके भी 6 8 12 में बैठ गया तो स्थिति खराब है ही है। लेकिन अगर सप्तम का स्वामी नवमांश में जाके केंद्र त्रिकोण से कहीं संबंध बना रहा है, या अशुभ ग्रहों से युक्त है, अच्छी पोजीशन में जाकर के बैठ गया, तो वैवाहिक संबंध ठीक रहेगा। तो मैम, ये तो पता है क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि किताबें तो पढ़ते ही हैं, ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन श्रद्धा और आपकी खुद की दैवीय कृपा जो आपको ईश्वर से प्राप्त है, कि क्या ईश्वर ने आपको इस विद्या के लिए चुना है कि नहीं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं कर पाते, बहुत लोगों के पास डिग्रियां हैं, वो बता भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। तो ये डिपेंड करता है कि ईश्वर ने अगर आपको इसके लिए चुना है, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और तब जाकर के आप जो है इसमें पारंगतता हासिल करेंगे। क्योंकि हम भी नित्य पढ़ते ही रहते हैं, ये यहाँ आरंभ है, अंत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव को देख लेते हैं। सप्तम में शुक्र मैम, कारक है, हाँ मैम, जी। कारको भाव नाशक का ये सिद्धांत सभी ग्रहों पे समान रूप से लागू होता है। गुरु को ज्यादा दोष लगता है।
अन्य को नहीं लगता इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ये शनि का कारकत्व दिया है छठवें भाव को। और इससे पहले जी इसी क्लास में मैंने सुना है कि शनि अगर छठवें ग्रह में घर में हाउस में बैठा हो तो शत्रुहंता योग बनता है। तो वो हाँ। तो उसी घर का कारकत्व है और उसी में वो शनि भी बैठा हुआ है। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया जातक के लिए। अच्छा माना जाएगा ना, ये तो शत्रुहंता योग आ गया तो। देखिए कार को भावनाशाह जो सूत्र दिया गया है, हाँ ये यहाँ पर तो लागू हो ही गया कि भाई वो तो शत्रुओं का नाश करेगा। लेकिन यह सबसे ज्यादा बृहस्पति पर लागू होता है। आप समझे, मतलब बृहस्पति को इसमें सबसे ज्यादा गिनते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने उस दिन बताया था कि सप्तम में गुरु का भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते, कहने को गुरु बैठा है, लेकिन गुरु जहाँ बैठता है वहां पर, हालांकि अब जैसे किसी के चौथे घर में बैठा है तो माता से मतभेद तो होंगे, लेकिन माता अपन जैसे कहते हैं ना, दीपक की लौ जलकर दूसरों को प्रकाश दे रही है। तो माता वो बेशक बच्चे उसको दुश्मन समझ रहे हो, कुछ भी समझ रहे हो, घर घर में ना रहना चाहते हो, लेकिन जो चौथे घर में गुरु बैठा है वो आपको, बच्चे को हम ये कह देते हैं कि भाई देखो तुम अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाओगे तो प्रोग्रेस करोगे। हालांकि माता बचाने का प्रयास करी क्योंकि गुरु है, गुरु वहां बैठा है, लेकिन वो जो बचाने का प्रयास कर रहा है, जो उनको जहां गुरु बैठा है, समझ लो वो व्यक्ति दीपक की भांति जल रहा है, और वो चाहू और दृष्टि पे है भाई, इस गुरु की भी एक पाद द्विपाद त्रिपाद दृष्टि, पंचम नवम दृष्टि, कहीं ना कहीं वो दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि गुरु का तो काम ही है जहां जाएगा सेट करेगा चीजों को। लेकिन जहां वो बैठा है वो समझ लो दीपक स्वयं जल रहा है, और दीपक जब स्वयं जलता है तो दूसरों को तो प्रकाश दे रहा है, लेकिन उसकी क्या हो रही है, वो धीरे 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 बुझ रहा है, क्योंकि जब दीपक जलता है तो एक दिन बुझता भी है। ठीक है। अब जहां कार को भावनाशा का सूत्र आपने यहाँ पर कहा, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ छठे में है, लेकिन सबसे ज्यादा दोष बृहस्पति को लगता है पंचम में बैठने से। अब जैसे हम सप्तम में गुरु का भी कहा, मैंने बहुत कुंडलियों में देखा गुरु भी सप्तम में होते हैं तो कई बहुत जो है मतलब मतभेद होता है पति पत्नी में, कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को आई है कि पति और पत्नी जो है आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, सेटिल हो गए, बहू आ गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपसी संबंधों में मतभेद है। ठीक है। लेकिन शुक्र को अगर देखें तो शुक्र को ज्यादा दोष लगता है। अब जिनकी कुंडलियों में आप देखेंगे, मजे की बात तो ये है ऐसे लोग आके बताते भी नहीं है कि आपसी मतभेद किस प्रकार का चल रहा है, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी होती हैं कि वो कहने योग्य ही नहीं होती। ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, अगर सप्तम पर कई बुरी दृष्टि जा रही है तो वो सप्तम को बिगाड़ ही देगी, क्योंकि दृष्टियों का बड़ा योग होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बाकी तो हम धीरे धीरे सीखेंगे जी। क्या हम अटेंडेंस ले लें? आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? मैम शुक्र अकेला रहेगा तो बाधक रहेगा ना, जैसे मतलब कारक कि शुक्र के साथ और कोई ग्रह रहा तो। मतलब कहाँ बाधक रहेगा, मैं समझी नहीं। नहीं, आप जैसे बोले कारक तो शुक्र को सातवें घर में दिया हुआ है, लेकिन अच्छा शुभ नहीं माना जाता करके यहाँ पर आपने बताया। हाँ छठे में अगर सातवें में और आठवें में सातवें में शुभ नहीं माना जाता। सातवें में, हाँ लेकिन छठे जैसे उसके सातवें साथ में और आठवें कोई तीनों में उसके शुभ नहीं होता। उसके साथ में और कोई ग्रह बैठा रहा तो, जैसे शुभ ग्रह बैठा रहा तो। फिर फल में अंतर आ जाएगा। हाँ, जैसे चंद्रमा वगैरह जैसे बैठा रहा तो जैसे। हाँ तो वो तो अच्छा योग बना देगा ना, फिर तो युति संबंध हो जाएगा, फिर हम उस फल को युतियों के हिसाब से देखेंगे। ठीक है मैम। और युतियों को हम किस हिसाब से देखें, एक बहुत छोटा सा सूत्र बता रही हूँ, जो युतियां होती हैं, हम जैसे आपने देखा होगा दशा चल रही है उसमें प्रत्यंतर चल रहा है, प्रत्यंतर के आने पर क्या फल है, तो इसी प्रकार से हम युतियों को भी देखेंगे, लेकिन युतियां हमें पढ़ानी होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जी मैम। अभी हम कारक पढ़ लें। जी जी। मैं ये कह रही थी कि चलिए हमारी 5 मिनट बाद मीटिंग समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप दोबारा जुड़ जाइएगा, ठीक है, इसी लिंक पर। तो हम और 10 मिनट अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 40 मिनट की ही क्लास हो पाती है, जिसके कारण फिर समझ गए आप मेरी बात, तो आप दोबारा जुड़ जाइएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए, तो छठा कर हो गया,
अच्छा, शुक्र के बारे में मैंने वैसे बताया हुआ है कि छठे में, सप्तम में और अष्टम में अच्छा फल नहीं देता। ठीक है। सप्तम में, छठे में और सप्तम में और अष्टम में, तीनों में ही उसका अच्छा फल नहीं होता। और 12वें में बैठ जाए तो वो विलास और भोग और वासनाओं को बढ़ा देगा। ठीक है। तो शुक्र का भी अपना रोल होता है, लेकिन शुक्र कहने को यहाँ पर कारकत्व है, लेकिन शुक्र अगर बैठ जाए तो यहाँ भी दोष लगेगा। अब ये कार को भावनाशय का सूत्र समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है। लेकिन यहाँ सप्तम में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं होता। अब आगे चलते हैं। लेकिन शुक्र को कारकत्व है, क्योंकि भोग कैसे भोगेगा व्यक्ति, ये सांसारिक सुखों का, काम वासनाओं का, और पत्नी सुख का, और हमारे मित्र संबंधों का भाव है। ठीक है। फ्रेंडशिप को भी हम शुक्र से देखते हैं, शुक्र अच्छा है तो फ्रेंड्स रिलेशन अच्छे होते हैं। ठीक है। और हमारे जो बाहरी साझेदारी का भाव है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुक्र को कारकत्व इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्नी भाव है। पति के लिए तो हम पति के लिए हम शुक्र की स्थिति को देखेंगे, और अगर किसी जातक की कुंडली है तो हम शुक्र की स्थिति को जरूर देखेंगे विवाह के लिए। और अगर किसी जातिका की कुंडली है तो बृहस्पति की स्थिति को जरूर देखेंगे। अगर शादी जैसे शादी के लिए कहीं देखा जाता है तो व्यक्ति का चंद्र बल देखा जाता है, जो पुरुष है उसका चंद्र बल देखा जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से स्त्री का गुरु बल देखा जाता है। जब विवाह सुझाने जाते हैं ना, तो जो विवाह मुहूर्त वगैरह निकाल करके सुझाते हैं, एक तो होते हैं 4 मुहूर्त, उसमें तो किसी चीज का विचार ही नहीं किया जाता, जैसे बसंत पंचमी आ रहा है। लेकिन कुछ जैसे मानो अब हमें ऐसे साय करने हैं कि भाई वो ऐसा कोई मुहूर्त पे हम विशेष पे नहीं करने, तो विवाह सुझवाने जाएंगे। तो जब हम विवाह सुझवाने जाएंगे तो वहां पर हम जो पुरुष है उसका चंद्र बल देखा जाता है। ठीक है। चंद्र बल मतलब इस समय गोचर चंद्रमा कहाँ कर रहा है, कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं जा रहा, चंद्रमा की स्थिति ठीक है कि नहीं। फिर ऐसे ही हम स्त्री का गुरु बल देखेंगे कि गुरु की स्थिति क्या चल रही है, गोचर में गुरु कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उस पर जातिका पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। गुरु की शुभ दृष्टि जा रही है सप्तम पे, चलो विवाह दोनों का सुझा दिया कि इस दिन इन दोनों का गोचर के हिसाब से सही ठीक चल रहा है मामला, तो इस दिन इनका विवाह किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि चर्चा कारकत्व की हो रही है, तो शुक्र को यहाँ पर दोष लगता है, और ये मैडम अनेक कुंडलियों में व्यवहार में पाया गया है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें अष्टम भाव पर। हाँ जी, बोलिए। इसमें अभी आपने ये पुरुष के लिए चंद्र बल कहा है और उसके पहले गुरु बल, अपने सॉरी गुरु बल नहीं, गुरु, शुक्र बल गुरु कहा था। बल स्त्री के लिए, स्त्री के लिए। तो ये यहाँ पर पुरुष के लिए सुनो, शुक्र, वो शुक्र गोचर बल की या बात चंद्र कही बल? मैंने, जब विवाह सुझवाने जाते हैं। ठीक है। और हाँ कुंडली हाँ। में अगर हम देखेंगे तो शुक्र क्योंकि वीर्य है, अगर किसी के पास पौरुषत्व नहीं है तो विवाह योग्य नहीं है वो पुरुष। ठीक है। तो अगर कुंडली पुरुष की है तो उसमें हम शुक्र की स्थिति को देखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम विवाह सुझाने की बात करेंगे तो पुरुष का चंद्र बल देखा जाता है। मैं सुझवाने की बात कर रही थी, जैसे किसी का विवाह सुझाने के लिए मुहूर्त निकलवाने के लिए जाते हैं उसकी बात, क्योंकि कोई बात मुझे ध्यान आती है तो मैं बता देती हूँ। अगर किसी जातक की कुंडली और वो विवाह की बात करने आया है तो वहां हम उसके शुक्र की स्थिति देखेंगे। जातिका की कुंडली है, मानो आप अपने घर के लिए कोई पुत्र वधू ला रहे हैं, तो वहां आप उस जातिका की गुरु की स्थिति देखेंगे। और विवाह सुझवाने की बात है तो जातक का चंद्र बल और जातिका का गुरु बल देखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी कंफ्यूज हो मैम, गए? ठीक है। नहीं ठीक है, एक्चुअली सही जो है। चीजें मुझे याद आती है ना वो मैं बता देती हूँ। चलिए, एक 5 मिनट बाद हम पुनः जुड़े। वो 5 मिनट बाद नहीं, 2 मिनट बाद, क्योंकि कक्षा लगभग समाप्त होने वाली है, तो आप एक बार दोबारा से उस लिंक पर जुड़ जाइएगा। तब तक मैं 1 मिनट कुछ काम करती हूँ।